जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भविष्य के भावी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे बालाजी एग्जाम स्टडी परिवार में। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हिंदी पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत कारगर साबित रहने वाले हैं। पूरी वीडियो बड़े कंसंट्रेशन के साथ वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग का प्रयोग होता है कहाँ होता है? शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आरंभ में प्रयोग होता है, जैसे आकाश, अपमान, अपवाद। इनमें क्या हो रहा है? आ सबसे पहले जुड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो उपसर्ग का प्रयोग होता है वो शब्द के आरंभ में होता है, लेकिन प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है। दोस्तों, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारा राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मैंने इसी में तो बताया है फर्स्ट क्वेश्चन में, जो अंत में जोड़े जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, जो आरंभ में जोड़े जाते हैं उसे ही उपसर्ग कहते हैं। आपको याद रखना है। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। और उपसर्ग का प्रयोग शब्द के कहाँ किया जाता है? आरंभ में। आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? जहाँ शब्दों की बात आ जाए तो उसे समास कहते हैं। आपको याद रखना है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो समास बनते हैं। अगर वर्णों की बात हो जाती तो हमारा राइट आंसर संधि होता। हमसे पूछा गया है शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं, तो शब्दों से मिलकर समास बनते हैं। और बताइए भाई, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक छंद, विषममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद। बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण या संक्षेप होता है। बहुत बार पूछा गया है। और बताइए भाई, समास को हम जब दो अलग अलग भागों में तोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जब समास के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, तो उसे विग्रह कहते हैं। लेकिन समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का है? तो दोस्तों, एक छोटी सी ट्रिक है अव्ययी भाव समास पहचानने की। या तो देख लीजिएगा, जिसमें पहला पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रति और दिन, प्रति दिन में क्या है? प्रति क्या है? पहला पद प्रधान, और दूसरा पद क्या है? मैं कह सकता हूँ जिसमें पहला पद प्रधान हो। या एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें शब्द के आरंभ में उपसर्ग लगा हो। जैसे प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 5 क्वेश्चन है इसमें प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदी में स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, यही तो बताना चाहता हूँ मैं। हिंदी में जो स्वर के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आ जाते हैं? जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ। हम कह सकते हैं जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें कहते हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वो होते हैं दीर्घ स्वर। और प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे ओई, भैया। ऐसे शब्द
जिनमें संख्या की गिनती का अंक 3 आता है उन्हें हम विलुप्त स्वर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7। अनुरक्ति का विलोम शब्द बताइए। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में टेंड होता है कि अनुरक्ति का विलोम क्या है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अनुरक्ति का शब्द का विलोम विरक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट, आकाश शब्द का विलोम बताइए। तो आकाश शब्द का जो विलोम है वो पाताल हो जाएगा। इसे कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता होगा कि जो आकाश शब्द है उसका विलोम पाताल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 8, सगुण शब्द का विलोम क्या है। सगुण का निर्गुण हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया है कि जो सगुण शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम निर्गुण हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आता हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत का शुद्ध रूप होते हैं। तो हम कह सकते हैं संस्कृत का शुद्ध रूप क्या हो सकता है। क्या गहरा हो सकता है, तीखा हो सकता है, अटारी हो सकता है। ये गहरा, तीखा, अटारी ये संस्कृत के शुद्ध शब्द नहीं हैं, जबकि निकृष्ट ये संस्कृत का शुद्ध रूप है। यही तत्सम है दोस्तों, यही तत्सम है। जो संस्कृत का शुद्ध रूप होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। जो संस्कृत का विकृत होता है उसे हम तद्भव कहते हैं, जो हमारे रोज आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब यानी कि हमें तद्भव जो हमारे रोज आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है तो हम उसे तद्भव कहते हैं। आश्रम, प्यास, प्रांगण, उद्देश्य। तो दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है और तत्सम शब्द हैं बाकी सब, एक क्या है, तद्भव है। तो हमारा जो प्यास है ये एक ऐसा शब्द है कि यह तद्भव है, क्योंकि ये संस्कृत से निकलकर हिंदी के रोज आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। और बाकी सब क्या हैं, ये आश्रम ले लो, प्रांगण ले लो, उद्देश्य ले लो, ये सभी तत्सम हैं। बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों चीज़ें बहुत सरल हैं, बस उन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है दिखाई नहीं देना, उड़ जाना, बड़ी बड़ी बातें करना, शीघ्रता से गायब हो जाना। तो दोस्तों हमें वाक्य से पढ़ने से पता चल रहा है हवा हो जाना मुहावरे का अर्थ है शीघ्रता से गायब हो जाना। कोई चीज़ है यदि शीघ्रता से गायब हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ तो हवा हो गई। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 12, अड़ियल टट्टू मुहावरे का अर्थ है मूर्ख, बुद्धिमान, जिद्दी या आलसी। जब अड़ियल टट्टू का अर्थ है मतलब कोई अड़ियल व्यक्ति है, अपनी जिद पर अड़ जाता है, तो हम कह सकते हैं वह क्या होगा, जिद्दी होगा। हमारा राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 13, संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब किसी संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है तो उसे लिंग कहते हैं। कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, आपको याद रखना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हो सकता है, क्योंकि जाति का बोध कराते हैं कि कोई मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए 14, निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि पुल्लिंग शब्द बताना हो तो आप देख लेना, दही होता है, दही होता है, गाय होती है, क्या है, स्त्रीलिंग, संतान होती है, सवारी होती है या की जाती है, ती आर्या है, संतान होती है, ती आर्या है, गाय होती है, ती आर्या है, दही होती है क्या, नहीं, दही होता है। तो हमारा पुल्लिंग शब्द यहाँ से पता चल गया
दही क्या होता है? होता है। तो हमारा पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? दही। ए फॉर राइट आंसर। बहुत सरल है दोस्तों। 15 क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अगर ऐसा शब्द आ जाए जिस उदाहरण में घटा घटा या सेम शब्द आ जाएं तो वहाँ पर यमक अलंकार मार देना दोस्तों। जब शब्दों की आवृत्ति 2 बार होती है तो यमक अलंकार होता है। यदि वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती तो यहाँ पर कौन सा? अनुप्रास अलंकार होता दोस्तों। चीज़ें बहुत कठिन हैं। और उपमा अलंकार, जैसे उपमा अलंकार को पहचानने की छोटी सी ट्रिक है, सा सी से आ जाता है तो उपमा मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अब समझ लो, जो गिरधर गोपाल हैं उन्हें अपना बनाने के लिए कितना प्रेम है। तो क्या शांत रस है? नहीं। श्रृंगार रस है? हाँ, श्रृंगार रस है। यहाँ पर क्या है? अपना बनाने के लिए कितना प्रेम झलक रहा है कि जो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाएगा और यहाँ करुण रस नहीं होगा। क्या यहाँ करुणा बरस रही है? नो। हास्य रस, क्या हंसी आ रही है? नहीं। शांत रस न। तो हमारा आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार है, गिलानी है, निर्वेद है या रति? तो मैं कह सकता हूँ जो रति है वो श्रृंगार शब्द का स्थायी भाव है, जबकि हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? जबकि जो शांत रस का स्थायी भाव है वो निर्वेद होगा। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए 18, जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार का महाकाव्य है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, ये महाकाव्य के लिए जाने जाते हैं। कामायनी ये महाकाव्य है, आपको याद रखना है। इनकी रचना कंकाल, तितली, अजातशत्रु ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, छायावाद के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन थे? तो भरत मुनि जो थे ये रस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8। और रस कितने हैं वैसे? 9। और सूरदास के अनुसार रस 11 माने जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, यही क्वेश्चन है, बताइए भाई भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों यही तो मैंने बताया है ऊपर, कई बार पूछा गया है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। बहुत ट्रेंड होता है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है, श्रृंगार का रति है, संत का निर्वेद है और बीभत्स का क्या है? बीभत्स का क्या होगा? बीभत्स का जुगुप्सा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं कि बताइए भाई संचयी भाव की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों स्थायी भाव की संख्या 11 होती है, जबकि संचयी भाव की संख्या पूछे तो 33 होती है। हमारा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा?